वेलकम थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से इलाके में फैली सनसनी। घर में मिली सास बहू की लाश। महिला के दोनों बेटे घूमने के लिए गए थे बाहर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लक्ष्मीनगर में संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव। नवीन नाम के शख्स के साथ रहती थी लिविंग रिलेशन में। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नवीन से कर रही पूछताछ। सीमापुरी में 3 बदमाशों ने रात 3 बजे लड़की को मारी चाकू। बदमाशों ने लड़की की जेब से निकाले 200 रुपए। लड़के का जीटीबी अस्पताल में चल रहा इलाज। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। गीता कॉलोनी इलाके में कार सवार 3 युवकों ने दिल्ली पुलिस के एएसआई को पीटा, वर्दी भी फाड़ी। पुलिस ने एक लड़के को पकड़ा, एफआईआर की दर्ज। चाइनीज मांझे से इंसान और पक्षियों दोनों की हो रही मौत। मोटरसाइकिल सवार की पुश्ता रोड पर कटी मांझे से गर्दन। अस्पताल में जख्मी पक्षियों की बढ़ रही संख्या। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम थाना क्षेत्र में देर रात अज्ञात हमलावरों ने सास और बहू की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी। बताया यह भी जा रहा कि घर से कुछ ज्वेलरी और कैश भी गायब हुए हैं, जिसे लूट के बाद दोनों महिलाओं की हत्या की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि घटना के वक्त महिला और उसकी बहू घर में अकेली थी। महिला के दोनों बेटे घूमने के लिए बाहर गए थे। जब वे सुबह घर वापस आए तो दोनों महिलाओं के शव दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को कॉल की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक 75 साल की विमला देवी और उनकी 48 साल की बहू डॉली अपने घर में मृत अवस्था में पाई गई। आपको बता दें कि डॉली के दोनों बेटे सार्थक और शशांक राय 2 से 3 दिनों के लिए घूमने ऋषिकेश और मसूरी गए हुए थे। मंगलवार सुबह जब वे घर पर लौट कर आए तो दरवाजा नहीं खुला। दोनों को पता चला कि घर में दोनों महिलाओं की लाश पड़ी है। हम एक्चुअली सारे दोस्त मिलकर ट्रिप पे गए थे, तो यहाँ पे हम वहाँ ट्रिप पे पहुँच गए। उसके हमने 2 दिन बाद मतलब 14 की रात को 14 के दिन में उनने मेरे दोस्त का एक कोरियर आया था जो यहाँ रहता है। तो आंटी ने उन्हें फ़ोन करा कि ऐसे तेरा कोरियर आया है, तो इन्हें बोल दिया रिसीव कर लो। फिर उसके बाद मेरा एक दोस्त भी आया था वहाँ मिलने के लिए आंटी से कि हाँ, आंटी का फ़ोन चार्ज नहीं था ना, कि उनका फ़ोन चार्ज करने आया था। फिर मैं चार्जर दे के चला गया था वो। तो आंटी ने तो कुछ बोला नहीं कि हाँ ठीक थी, मतलब ओके थी। फिर उसके बीच में 11 से 7 के बीच में जो भी हुआ आंटी की हत्या कर दी गई और दादी चल फिर नहीं सकती थी। अच्छा, कितने लोग थे इसमें जो जिनकी हत्या की गई है? 2 लोग थे। स्मेल जैसी मेरे दोस्त ने एंट्री करी ना, मतलब उसने पहले खड़काया कि मम्मी खोलो गेट, तो मेरे दोस्त को चाबी तो थी नहीं, तो उन्होंने अपने भाई को बुलाया कि भाई चाबी लेके आ जा। तो फिर उसका छोटा भाई आधे घंटे में चाबी लेके आया यहाँ पे। तो उन्होंने जैसे ही खुल के अंदर देखा ना, तो अंदर से बहुत स्मेल आ रही थी। हम 3 बजे आए रात को, तो भाई ने कहा कि घर वाले गेट नहीं खोल रहे हैं। तो मैंने गाड़ी की चाबी से गेट खोला, तो अंदर गया तो नीचे मम्मी लेटी हुई थी सोफे के पास और ऊपर दादी थी, और बिल्कुल ही बीच में से काट रखा है उनको। की गई होगी कहाँ पर? किसी ने कुछ नहीं बताया, बस ये पूछ रहे हैं कि कहाँ थे तुम। हमने कहा मसूरी और ऋषिकेश गए हुए थे, तो बस ये सब पूछ रहे हैं, और कुछ नहीं बताया हमने। अच्छा, अंदर कैसे कुछ सामान चोरी वोरी हुआ है कुछ? हाँ, ऊपर से अलमारी सारी तोड़ दी गई है, गोल्ड वगैरह जो तो सब ले गए। भाई को 4 बजे पता चला था, उन्हें 6 बजे पता चला कि ऐसे ऐसे गली में वारदात हो गई है। इनके घर में 2 बेटे हैं इनके, जो दोनों बाहर गए हुए थे अभी, और बाकी आंटी खुद है और दादी है। वही 4 लोग थे और एक डॉगी था उनका। डबल मर्डर है, सास एंड बहू का यहाँ पर देखा गया है। सुभाष पार्क वाला ये जो घर है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फॉरेंसिक टीम आ गई है, क्राइम टीम जांच कर रही है। सस्पेक्ट हमें यहाँ आइडेंटिफाई किए हुए हैं, जांच जारी। दोनों बेटे गए हुए थे देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी, लौट आए हैं। उन्होंने आके चेक किया है, दोनों मृत अवस्था में मिले हैं, अभी जांच करके तो वहीं लक्ष्मीनगर इलाके में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आपको बता दें कि मृतक महिला लिविंग रिलेशनशिप में नवीन नाम के शख्स के साथ पिछले 3 साल से लक्ष्मीनगर इलाके में रह रही थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। मृतक महिला का नाम
कुलदीप कौर उर्फ रज्जी बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कुलदीप कौर पहले से शादीशुदा थी, जिसके 5 बच्चे भी हैं, लेकिन पिछले 3 साल से पति को छोड़कर नवीन के साथ लक्ष्मी नगर में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। आपको बता दें कि नवीन दक्षिण दिल्ली के लाजपत नगर में एक बार भी चलाता है। फिलहाल पुलिस नवीन को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और मौत के कारणों का पता करने में जुटी हुई है। ये सर जी, मैं जोधपुर में था। करीब 15 अगस्त को मुझे 2 बजे पता चलता है कि इस तरह से, ये तो मुझे पता था कि वो लिव इन रिलेशन में 3-4 साल से रह रही है, और उसने भी वहाँ से मुझे पता चला भी इस लड़की को भी आत्महत्या कर ली। लेकिन हमें पता था कि वो लड़की आत्महत्या करने वाली नहीं है, उसको मारा गया है। उसने वीडियो कॉलिंग की, उसने जो इसकी बड़ी बेटी है जो मैरिड है, उसको वीडियो कॉलिंग करके बताया कि देख तेरी माँ मरने जा रही है। फिर उसका गोल्ड उतार रहा है, उसके गले की चैन उतार रहा है, उसके कानों के कांटे उतार रहा है, और फिर उसके जब उसने कुछ हमने फ़ोटो उसने भेजे हैं, वीडियो कॉल करके दिखा रहा है, उसके पूरी तरह चेहरे पे निशान है, पीटा हुआ है, मारा हुआ है। यहाँ पे पुलिस से चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। मारा गया उस लड़की को इस तरह से, बेरहमी से हत्या की उसकी। कल 15 अगस्त को 11:30 बजे पता लगा है। कॉल नहीं करा, किसी अदरवाइज से पता लगा, और तो मैंने दीदी के फ़ोन पे, अपनी सिस्टर के फ़ोन पे फ़ोन किया, तो आगे से नवीन नाम के लड़के ने फ़ोन उठाया और बोला आपकी बहन मर चुकी है। उसके बाद फ़ोन कट दिया, ना मेरे को कोई एड्रेस बताया, ना कुछ बताया, ना फ़ोन उठाया। मैं कल सुबह से लगा 11-11:30 बजे के बाद से फ़ोन करने लगा हूँ, कोई मेरी बात नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ, बताया तक नहीं। उनके घर में 4 बच्चे हैं जी। कौन? 2 लड़के, 4 लड़की हैं, 1 लड़का है। बच्चे छोटे हैं अभी। हाँ, मेरे को तो ये लग रहा है मर्डर किया है जी लड़की। जो मेरे को फ़ोटो पिक्चर आई है, उसकी फ़ोटो में ऐसे लग रहा है जैसे मर्डर किया है। और जो मुलाजमों ने साथ जाके कमरे से बॉडी को उतारा, तो बॉडी लेटी हुई मिली है, फंदा लटक रहा है, बॉडी लेटी हुई मिली है, बॉडी लटकी हुई चढ़ी, और ये बता रहे हैं दारू पियो आदमी फांसी नहीं ले सकता। तो वहीं शाहदरा जिले के सीमापुरी इलाके में एक लड़के को तड़के 3 बदमाशों ने घेर लिया। लूटपाट कर रहे बदमाशों का लड़के ने विरोध किया तो उन्होंने उसके ऊपर चाकू घोंप दी। आपको बता दें कि बदमाश लड़के की जेब से 200 रुपए लेकर फरार भी हो गए, बाकी सामान वहीं छोड़ गए। पुलिस ने इस मामले में पहले हत्या का प्रयास कर मुकदमा दर्ज किया। रविवार को जख्मी लड़के को होश आया तो लूटपाट के मामले का खुलासा हुआ, लिहाजा अब पुलिस इस मामले में लूट की धाराएं जोड़ रही है। पुलिस अफसरों ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं, जिनसे कुछ संदिग्ध की पहचान हुई है। पुलिस के मुताबिक नूर इस्लाम, जिसकी उम्र 18 साल है, वो परिवार के साथ पुरानी सीमापुरी के F ब्लॉक में रहते हैं। वो प्राइवेट काम करते हैं और उन्होंने पुलिस को बताया कि शनिवार तड़के बरेली से लौटे थे और एक गाड़ी से सीमापुरी गोल चक्कर पर उतरकर पैदल की तरफ घर जा रहे थे। सुबह करीब 3 बजे उन्हें 3 लड़कों ने घेर लिया, चाकू की नोक पर लेकर उनसे लूटपाट करने की कोशिश की और एक लड़के ने जबरन जेब से 200 रुपए कैश निकाल लिया। उन्होंने विरोध किया तो चाकू उनके पेट में मार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। साथ ही जख्मी हालत में उन्हें जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो पहले बयान की हालत में नहीं थे। लिहाजा पुलिस ने कातिलाना हमले का केस दर्ज कर लिया है। लेकिन रविवार को जब नूर को होश आया तो पता चला कि लूटपाट हुई है, लिहाजा पुलिस ने लूटपाट की धाराएं जोड़ दी। पीड़ित का अभी भी जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। तो वहीं गीता कॉलोनी इलाके में कार सवार 3 युवकों ने एएसआई को पीट दिया। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर कार को जांच के लिए रोका था। युवकों ने पुलिसकर्मी को हेकड़ी दिखाते हुए नौकरी से निलंबित करवाने की धमकी देकर पीट दिया और वर्दी भी फाड़ दी। आपको बता दें कि पुलिस ने किसी तरह से आरोपियों को गिरफ्तार किया और पीड़ित बदरू खान की शिकायत पर पुलिस ने मारपीट की और साथ ही सरकारी कार में बाधा डालने और धमकी की धारा में एफआईआर दर्ज की है। तीनों आरोपियों की पहचान करावल नगर निवासी मोहित पाल और साथ ही नीरज और मनोज के रूप में हुई है। बदरू खान दिल्ली पुलिस में एएसआई के पद पर हैं और जिनकी तैनाती गीता कॉलोनी थाने में। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर उनकी ड्यूटी रविवार रात को गीता कॉलोनी स्थित शवदाह गृह के पास बैरिकेड पर लगाई गई थी। वहीं एसआई जगबीर के साथ वाहनों की जांच कर रहे थे। रात करीब 11:20 पर गांधीनगर की ओर से एक मारुति की ऑल्टो कार आई। एएसआई ने इशारा करके कार को रोकने के लिए कहा। आरोप है कि कार रुकते ही चालक ने पुलिसकर्मी से कहा कि तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि जांच के लिए कार रुकवा ली। उसने कार के अंदर से ही झपट्टा मारकर पुलिसकर्मी की वर्दी फाड़ दी और गाली गलौज भी करने लगा।
उस्मानपुर पुश्ता रोड के रहने वाले 35 साल के विनोद मित्तल रविवार सुबह 10:30 बजे अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। जब वो पुश्ता रोड के पास पहुंचे, अचानक से विनोद मित्तल मांझे की चपेट में आ गए। वो कुछ समझ पाते तब तक मांझे ने अपना काम कर दिया था। जैसे ही मांझे को हटाने की कोशिश की गई, तभी अचानक से उनकी उंगली कट गई। उनके बड़े भाई ने उनको गंभीर हालत में अस्पताल ले गए और घायल की सर्जरी कराई गई और 8 टाके भी लगे हैं। दिल्ली में लगातार चाइनीज मांझा अपना कहर बरपा रहा है। यमुना पार के अलग अलग स्थानों पर चाइनीज मांझे की चपेट में लोग आ रहे हैं और मोटरसाइकिल सवार 4 लोगों की गर्दन भी कट चुकी है। पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। पूरा देश एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं 15 अगस्त पर पतंग के कारण बहुत से लोगों को जख्मी भी होना पड़ा और मांझे की वजह से पक्षियों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। इसका जायजा लेने हम दिल्ली के नवीन शहद्रा में एक पक्षी अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टर ने बताया कि जहां अमूमन पहले 50 पक्षी जख्मी आते थे, वहीं अब अगस्त का महीना शुरू होते ही इनकी संख्या बढ़ने लगी। 15 अगस्त के दिन यहां पर संख्या 170 से भी अधिक पहुंच गई। डॉक्टर ने बताया कि ज्यादातर पक्षी मांझे के शिकार हुए हैं, जिनमें से कुछ पक्षी को बचाया नहीं जा सका और बाकियों का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर ने बताया कि 15 अगस्त के एक हफ्ते पहले से और आने वाले 2 हफ्ते में घायल पक्षियों की संख्या लगातार बढ़ती है। पक्षियों को न केवल चाइनीज मांझा बल्कि बाकी मांझों से भी नुकसान होता है। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 15 अगस्त कल निकला। 15 अगस्त पर खासकर पूरे देश में पतंगें उड़ाई जाती हैं और देखने को मिला चाइनीज़ मांझे की वजह से कई लोगों की गर्दन भी कटी और कई ने अपनी जान भी गंवाई। हालांकि 15 अगस्त पर जो मांझा यूज़ किया जाता है वो चाइनीज़ हो या कोई भी मांझा हो, उससे पक्षियों को खासा नुकसान होता है। इसकी जानकारी लेने हम पूर्वी दिल्ली के एक पक्षियों के अस्पताल में आए हैं। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि कितने यहाँ पक्षी आए हैं। 70 के आसपास आ गए हैं कल में, और डेली 2-3 दिन से भी पक्षियों की संख्या बढ़ी है, जिसमें 65-70 पक्षी डेली आ रहे हैं पहले भी, और आज भी आ ही रहे हैं। जिस वजह से जो मांझे से कटा होता है, चांसेस हमारी कोशिश रहती है पक्षी को ठीक करना, लेकिन 1-2% मर भी जाते हैं उसमें। हाँ, ठीक हो जाते हैं, ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं। अच्छा, पक्षियों की तादाद किन पक्षियों की ज़्यादा है सबसे? कबूतरों की संख्या काफ़ी आ रही है, उसमें चील भी आ रही है, कौवे भी हैं और बगला भी है। पक्षियों में तो कोई भी मांझा नुकसान कर रहा है। चाइनीज मांझा तो ज़्यादा शार्प होता है, वो बोन को भी साफ कर देता है, इतना ख़तरनाक होता है। हमारे पास 60-65 पक्षी डेली आते थे। और अब अमूमन संख्या क्या पहुंच गई है? अब बढ़ रही है, 100 के आसपास बढ़ रही है, 90-100 हो रही है। ये थे हमारे साथ पक्षियों के डॉक्टर, जिनका साफ तौर पर कहना था अमूमन 15 अगस्त से पहले लगभग 60 से 70 पक्षी आते थे जो घायल होते थे, लेकिन अब ये संख्या 100 से भी ज़्यादा पहुंच गई है और 15 अगस्त वाले दिन 170 के आसपास पक्षी आए, जिनमें कुछ को बचाया जा सका और कुछ एक्सपायर हो गए। तो इनका साफ तौर पर कहना था कि 15 अगस्त को मनाएं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाएं, पर मांझे से खासकर बचें, खासकर चाइनीज़ मांझे का यूज़ ना किया जाए। कैमरामैन नवीन के साथ मैं एहरार चौधरी, CCN। अशोकनगर पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन के द्वारा 2 लुटेरों को पकड़ा है। आपको बता दें कि लुटेरे स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। रात को पार्क प्लाजा के पास पुलिस गश्त कर रही थी, तभी पुलिस ने इनको पकड़ लिया। लुटेरों के पास से पुलिस ने 30 ग्राम की गोल्ड की चेन और मोटरसाइकिल बरामद की, जिसमें फ्रंट पर नंबर नहीं। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पकड़े गए आरोपी के नाम नवीन और विजय हैं, जो कि शाहदरा और कस्तूरबा नगर में रहते हैं। पिछले काफी समय से लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। महंगाई से आम जनता की हालत खराब हो गई है। आपको बता दें कि वहीं आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। रसोई घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल पिछले दिनों काफी महंगा था, जिसके दाम 1 किलो 200 रुपए पहुंच गए थे। अब कुछ दिन पहले ही सरसों के तेल और रिफाइन के दाम में कमी आई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। अब सरसों का तेल 150 से 165 रुपए में मिल रहा है, लेकिन महिलाओं की मांगे हैं कि अभी इसे और सस्ता करना चाहिए। वहीं दुकानदारों का कहना है कि सस्ता होने से लोग ज्यादा तेल को नहीं खरीद रहे हैं। वहीं दिवाली तक तेल और भी महंगा हो सकता है। सरसों का तेल में काफ़ी मंदा आया है, रिफाइंडों में भी काफ़ी मंदा आया है। रिफाइंडों में भी 30 रुपये थैली का मंदा है और तेलों में भी 30 रुपये बोतल का मंदा है। पहले भी क्या पहले जो थे, पहले जब रेट बढ़े थे 200 रुपये बोतल पहुंच गई थी, अब 160 रुपये का प्राइस बोतल का आ गया है। सरसों का 1 किलो 900 ग्राम की बोतल होती है, उसका 160 रुपये का भाव आ गया है। इससे फर्क क्या पड़ा है महंगाई से तो मंदा ज़्यादा नुकसान दे रहा है। जो लोग बाग अब भी ये सोच रहे होता नहीं और भाव गिरेंगे, तो घाक माल नहीं ले रहा है। भाव पूछ के जा रहा है। रिफाइंड जो 180 रुपये का था वो आज 140 रुपये का है।
महाकोश का, और फॉर्चून का जो है 150 का, वो 200 बिक लिया था। तो इससे राहत मिली होगी काफ़ी लोगों को? ग्राहकों को राहत मिली है, लेकिन ग्राहक ये सोच रहा है कि जैसे 5 किलो ले जाने वाला था तो वो 1 किलो ही ले जा रहा है। किस दामों में रिफाइंडों में सरसों के तेल में 30-40 रुपये का मंदा है। अभी पीछे जो तेल का 200-190 रुपये किलो मिल रहा है, हाँ, उसमें 160 रुपये और 170 रुपये फ़ायदेमंद रेट होलसेल के हिसाब से बेचा जाता है माल। तो उसमें जो मार्केट का रेट होता है वही बेचा जाता है। नहीं, मार्जिन में दिक्कत नहीं होती। मार्जिन तो वही जो थोड़ा बहुत होता है हमारा वाजिब होता है, वही होलसेल के हिसाब से वही लिया जाता है। हमने 150 रुपये लिया है। अच्छा, पहले क्या रेट ले रहे थे? पहले तो महंगा था, 180 तक लिया हमने। हाँ, 200 तक भी था, और अब तो और सस्ता हो जाए तो अच्छी बात है। और रिफाइन की थाली भी महंगी है। थोड़ा बहुत ही फ़र्क हुआ है, लेकिन और होना चाहिए। अभी तो लोग भाई ये सोच रहे हैं कि अभी तो 150 ही हुआ है, और सस्ता हो तो अच्छी बात है। बहुत दिक्कत हो रही थी मैम। बजट बहुत ज़्यादा हो रहा था, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं वैसे भी, और अब इतनी महंगाई हो गई थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि घर के खर्चे चलाएं या कैसे करें मैनेज सारे। अब यही है कि अब थोड़ा हुआ है सस्ता, तो और सस्ता हो जाए तो हमारे लिए भी बेटर है। सरसों का तेल में मोटा आप ये लगा लो 45 से 50 रुपये का फ़र्क आया है, क्योंकि पहले हमने 200 रुपये, 190, 195 भी लिया है तेल, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 155 है सरसों का तेल, मिल जाता है सरसों का तेल। मैम 50 रुपीज़ की बचत है पूरी। टमाटर आ जाता है इतने में, तो एक हफ्ते के 50 रुपये टमाटर। पूर्वी दिल्ली में जगह जगह ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है, जिससे पूर्वी दिल्ली की सुंदरता को बढ़ाया जा सके। ऐसा ही सौंदर्यीकरण पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार में किया जा रहा। यहाँ पर कंक्रीट के बने पत्थरों से डिवाइडर बनाए जा रहे हैं, और वहीं इनके बीच में पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं, जिससे कि यहाँ की सुंदरता को और बढ़ाया जा सके। वहीं जब हमने यहाँ के RWA के लोगों से बात की तो उनका कहना था कि सौंदर्यीकरण तो किया जा रहा है, जो कि इलाके के लिए काफी अच्छा है, लेकिन काम की स्पीड काफी धीमी है। ऐसा ही चलता रहा तो काफी समय लग सकता है। देखिए, कोई भी ऐसा कार्य जो विकास का कार्य है वो अच्छा लगता ही है, और जहाँ तक ये सूरजमल विहार के आसपास सौंदर्यकरण की काम की बात है, पिछले कुछ महीनों से यहाँ काम चल रहा है और काफ़ी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि जब ये कार्य पूरा होगा तो एक अलग ही लुक पूरे इलाके की होगी। अभी पेडेस्ट्रियन का काम चल रहा है, जैसे बीच में उसको पूरा उखाड़ कर जो पट्टी थी उसका सौंदर्यकरण किया जा रहा है, उसको एक नई शेप देने की कोशिश की जा रही है। पेड़ भी लगाए जा रहे हैं। देखिए, गति जहाँ तक मैं समझता हूँ कि काम तो ये अभी जो तेज़ी आई है विगत कुछ महीनों से ज़्यादा आई है, उससे पहले तो बहुत स्लो था, लेकिन अभी कुछ तेज़ी आई है। ब्यूटिफिकेशन जब पूरा बन जाएगा तो वो अच्छा लगेगा, लेकिन फ़िलहाल जो है काम की स्पीड बहुत कम है, और मिट्टी को प्रॉपर जो है नहीं कर रहे, वो धूल आती है तो वो उड़ती है। और ये जो एक कट है, जो सूरजमल पार्क के सामने कट है, वो कट पहले बनता वो खोल दिया गया है। तो उस कट के खोलने से नुकसान ये है कि गाड़ियाँ दोनों तरफ से टर्न करेंगे लोग बाग, तो उससे एक्सीडेंट की संभावना है। इजी नहीं हो बल्कि वो टफ हो जाएगा, एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि जब आप देखोगे तो कोई रुकता ही नहीं है, क्योंकि रेड लाइट यहाँ पर है, छोटी एक रेड लाइट है, उसको कोई फॉलो ही नहीं करता रेड लाइट को। तो वो जब फॉलो नहीं करते जब वो रोड बंद है, जब वहाँ पे हम कट लगा देंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं करने का वो कोई भी, तो इससे एक्सीडेंट की संभावनाएं बढ़ सकती है। केजरीवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने भारत को अमीर बनाने के लिए 4 सूत्री फॉर्मूला दिया। पहला, देश के अंदर जितने सरकारी स्कूल हैं उन सभी को शानदार बनाना पड़ेगा। दूसरा, बड़े स्तर पर सरकारी स्कूल खोलने पड़ेंगे। तीसरा, जितने भी देश भर में शिक्षक हैं उन्हें पक्की नौकरी देनी होगी, और साथ ही बहुत बड़े स्तर पर नए शिक्षकों की भर्ती करनी पड़ेगी। और साथ ही चौथा फॉर्मूला, शिक्षकों की शानदार ट्रेनिंग करानी होगी, जरूरत पड़ी तो विदेशों में ट्रेनिंग कराएंगे। इस पर CCN की रिपोर्टर ने तीनों पार्टी के नेताओं से बात की। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। स्कूलों में फैकल्टी नाम की चीज नहीं है। इन्होंने पिछले 8 साल से जो कहा था हम स्कूल बनाएंगे, स्कूल इन्होंने बनाए नहीं है। स्कूल के नाम पर ऊपर वाली मंजिल में टीन वाले या पत्थर वाले इन्होंने कमरे बनाए, और उन कमरों की जो लागत है बाजार में प्रचलित उससे 5-5 गुना पैसे वसूल किए, जिसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है।
तो केजरीवाल जी या तो भ्रष्टाचार कर लें या स्कूलों को अच्छा कर लें। हॉस्पिटल में भी फैकल्टी नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, और आम आदमी जो हिंदुस्तान पूरे में जो आयुष्मान योजना सेंट्रल गवर्नमेंट की मोदी जी ने चालू की, उसको दिल्ली में लागू वो कर नहीं रहे हैं। तो उनकी मंशा तो है कुछ और, वो केवल छपने के लिए कुछ ना कुछ उल जलूल बातें बोलते हैं जिनका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। केजरीवाल जी अगर ऐसा कह रहे हैं बनाने चाहिए तो बनाओ ना, फिर और कौन बनाएगा? केजरीवाल जी का काम है। केजरीवाल जी सारे में ढिंडोरा पीटते फिरते हैं कि हमारी हेल्थ की जो स्कीमें हैं, हॉस्पिटल हमारे हैं, हमारे स्कूल हैं, लोग विदेशों से देखने आते हैं। कौन से स्कूल हैं जो विदेशों से देखने आते हैं? आप उन स्कूलों के हालात देखिए जा करके। इतना बड़ा घोटाला इन्होंने इन स्कूलों में किया है कि आप जितना पैसा इन्होंने रिपेयरिंग में लगा दिया है उसमें नई बिल्डिंग बन जाएगी। स्कूलों का इतना बुरा हाल है, टीचर परेशान है, टीचर पूरे नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है स्कूल के अंदर। जब स्कूल के अंदर प्रिंसिपल नहीं होगा तो कौन स्कूल को संभालेगा? तकरीबन 8-10 साल से वो देश के ऊपर राज कर रहे हैं भाजपा के लोग, लेकिन उन्होंने कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं किया कि जिससे जनता को नजर आए और उनको वो सुख सुविधा मिल पाए। आज हमारे देश के अंदर सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र की अंदर लोगों को इलाज मिलने की ज़रूरत है। आज लोग बेचारे अपनी डेड बॉडी लेकर 5-5, 6-6 किलोमीटर तक दूर जाते हैं, लेकिन उनको वहाँ एम्बुलेंस नहीं मिल पाती। अगर इलाज के लिए जाते हैं अस्पताल में कोई उनको पूछता नहीं है। और अगर स्कूलों में जाओ तो मैं कहना नहीं चाहूँगा कि वहाँ पर पढ़ाने के लिए बच्चों को टीचर तक नहीं उपलब्ध होते। तो ऐसे देश के अंदर जब बच्चों को ये चीज़ें नहीं मिल पाती, लोगों को स्वास्थ्य की सेवा नहीं मिल पाती, तो हमारा उसका क्या फ़ायदा। जन्माष्टमी को लेकर लोगों के मन में उलझन है। जन्माष्टमी 18 अगस्त को मनाई जाए या फिर 19 अगस्त को। पंडित यशपाल ने बताया कि अष्टमी 19 अगस्त को है, जो कि तिथि सूर्य उदय के साथ होती है, तभी उस त्योहार को मनाया जाता है। लेकिन यहाँ स्पष्ट कर दूं, 18 तारीख का कोई औचित्य नहीं बनता है। शास्त्र सम्मत अगर देखा जाए तो सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है उसको मान दिया जाता है, उदया तिथि को ही माना जाता है। 18 तारीख को रात के 9:21 तक सप्तमी है, यानी अष्टमी नहीं है, 9:30 बजे तक। और 19 तारीख को सुबह सूर्योदय से लेकर के और रात्रि तक अष्टमी है। तो ऐसी स्थिति में 19 तारीख को ही जन्माष्टमी मनानी चाहिए। आप 19 तारीख को ही जन्माष्टमी मनाएं। इस बार द्वारकाधीश मंदिर में, बांके बिहारी मंदिर में, बिरला मंदिर में, सभी बड़े बड़े मंदिरों में 19 अगस्त को ही जन्माष्टमी सभी मना रहे हैं। तो आप सभी धूमधाम से इस महापर्व को मनाएं। जन्माष्टमी के दिन आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। रात्रि के समय रात्रि 12 बजे भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से आप स्नान कराएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलते हुए, और सभी धूमधाम से इस महापर्व को मनाएंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।